हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली जो सभी वीडियो होंगी कोई भी सब्जेक्ट की वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगी। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का अंतरिक्ष में बिंदु, द पॉइंट इन स्पेस। तो आज के इस चैप्टर को हम जो है कंप्लीट यहाँ पर इस वीडियो में ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दूरी के सूत्र से। दूरी का सूत्र आप सभी जानते होंगे, हाई स्कूल इंटर में आप सभी ने पढ़ा होगा। दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। यानी कि दो बिंदु हैं P, जिसके निर्देशांक हैं, P के निर्देशांक है x1 y1 z1 और Q के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। नोट पॉइंट में आपको कुछ बताया गया है, ध्यान से देखिएगा कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 और बिंदु Q जो मूल बिंदु है 0 0 निर्देशांक होते हैं, इनके बीच की दूरी अगर हम निकालें तो देखिएगा x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 को इनका होल स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो याद रखिएगा, यदि कोई बिंदु है और दूसरा बिंदु मूल बिंदु दिया गया है तो उनके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करने के बाद उसका रूट निकाल देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि बिंदु पी क्यू, देखिए सेकंड पॉइंट आपके पास है कि बिंदु P एक्स वाई जेड की एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष से दूरियां क्रमशः वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से दूरी होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट होगा। और अगर हम करेंगे कि जेड अक्ष से दूरी तो एक्स स्क्वायर और यहां पर आएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रूट के अंदर ये होगा। यानी कि आप इसके अगर याद रखेंगे, याद रखने का यही फॉर्मूला है कि यदि x अक्ष से दूरी हम निकाल रहे हैं किसी एक बिंदु की तो उसमें से x स्क्वायर को हटा देंगे, जो भी हमारे पास दूरी का फॉर्मूला होगा। यदि y अक्ष के दूरी निकाल रहे हैं तो y को हटा देंगे और z अक्ष से निकाल रहे हैं तो z को हटा देंगे। ये मतलब ये है कि x अक्ष से दूरी y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट होगा, x स्क्वायर उसमें से नहीं होगा, और y अक्ष से x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट होगा और z अक्ष पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिएगा, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है और m अनुपात n में विभाजित करने वाला जो कोई बिंदु है उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो वह होंगे x इक्वल टू mz2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y निर्देशांक जो होगा वो निकलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n से, और z जो हमने वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n से। क्लियर। चलिए, जो भी आपके नोट पॉइंट वीडियो में आते हैं उनको जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नोट पॉइंट से क्वेश्चन जो है ज्यादातर बन जाते हैं, वहीं से कंसेप्ट निकल करके आता है। देखिए, यदि बिंदु r रेखा PQ, कोई बिंदु r है वो रेखा PQ को बाह्य m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है तो n इक्वल टू माइनस n हम लेंगे। तो यहां से देखिए बाह्य है, यानी कि बाहर से अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, बाह्य विभाजन है, तो n इक्वल टू माइनस n लेंगे तो क्या होगा, केवल और केवल माइनस यहां पर आएगा, बाकी सभी वही रहेंगे जो हमने अभी ऊपर बताया था। यानी कि x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n आ जाएगा, और y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1 आ जाएगा, z इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m प्लस माइनस n आ जाएगा। यानी कि जहां पर n है वहां पर माइनस n रख देंगे। क्लियर है। अब देखिए, यदि जो रेखा r है वो PQ को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो जब निर्देशांक क्या निकलेंगे, x इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, y इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और z इक्वल टू z लैम्डा 2 प्लस लैम्डा
Z, ये हो जाएगा लैम्डा Z2 प्लस में Z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्लियर। तो ये जो नियामक है, नियामक बोलते हैं निर्देशांक को, ये जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड वो रेखा पी क्यू पर किसी बिंदु के सामान्य नियामक यानी कि निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है। लैम्डा के धनात्मक या ऋणात्मक होने के अनुसार आर जो रेखा है वो पी क्यू को अंतः या फिर बाह्य रूप से विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए लैम्डा अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वह अंतः विभाजन होगा, और अगर ऋणात्मक है तो वह बाह्य विभाजन होगा। इसको याद रखिएगा। तभी हमने क्या किया कि बाह्य विभाजन के लिए हमने माइनस और अंतः विभाजन के लिए हमने क्या किया था, प्लस। क्लियर। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दो दिए गए बिंदु हैं हमारे पास P और Q, उनके निर्देशांक भी दिए गए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। उनको जोड़ने वाली रेखा यानी कि उनको मिलाने वाली रेखा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है m इक्वल टू क्या होता है 1 रख देंगे, और अतः हम मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकाल लेंगे। यानी कि जहां पर m है n है, m की जगह पर भी 1 रखेंगे, n की जगह पर भी 1 रखेंगे, तो हम जो है उनके मध्य यानी कि जो उनको मिलाने वाली रेखा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो m और n इक्वल टू 1 रख देंगे, तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, और यहाँ से z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर। त्रिभुज के केंद्र के सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल को हम अगर निकालें तो यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B और C और उनके निर्देशांक क्रमशः ये हैं कि A के x1 y1 z1, B के निर्देशांक है x2 y2 z2 और तो C के निर्देशांक है x3 y3 z3। ठीक है। तो उसका केंद्रक क्या होगा, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यानी कि x निकालना होगा, x वाला भाग निकालेंगे तो तीनों x को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे, y का निकालना होगा तो तीनों y को जोड़ करके क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, z को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 है। ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज का केंद्रक, अगर त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, जो भी निर्देशांक शीर्ष के जो भी निर्देशांक दिए गए हैं उन सभी के x1 y1 z1 यानी कि तीनों को ऐड करके हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है केंद्रक के निर्देशांक निकल करके आ जाएंगे। क्लियर। देखिए अब क्या है कि दिक् कोण या फिर दिक् कोज्या क्या होती है, इसके बारे में जान लीजिएगा। यदि कोई सरल रेखा, देखिए ये z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस ये यहाँ पर दिखाया गया है, तो यदि कोई सरल रेखा AB, यहाँ पर देखिए AB अक्षों OX YX, OX और OY और OZ, यानी कि ये O है तो OX OY और OZ की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः लैम्डा और अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। यानी कि जो ये रेखा है AB, ये इससे अल्फा कोण बनाती है, यहाँ से बीटा बनाती है, यहाँ से गामा बनाती है। ठीक है। तीनों एक्सिस से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो ये कोण जो है AB के दिक् कोण कहलाएंगे, यानी कि जो भी अल्फा बीटा गामा है वो इसके दिक् कोण कहलाएंगे। इन कोणों की कोज्याएं क्या होंगी, अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगी, और इनकी दिक् कोज्याएं कहलाएंगी। ठीक है। इनको हम सामान्यतः LMN से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि L इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, M को प्रदर्शित करते हैं कॉस बीटा से, और N इक्वल जो लैम्डा N होता है, N इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस गामा। ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा गामा की जो कोज्याएं हैं कॉस के साथ उसको रखेंगे तो कोज्याएं बनती हैं, तो उनको हम LMN से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर भी LMN होगा वहां पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम रख सकते हैं। क्लियर। अर्थात हम बोल सकते हैं कि रेखा AB की दिक् कोज्याएं यदि LMN है तो BA की दिक् कोज्याएं माइनस में हो जाएगी, यानी कि AB की दिक् कोज्याएं LMN है तो BA की दिक् कोज्याएं -L -M और -N हो जाएंगी। ठीक है। अक्षों की दिक् कोज्याएं क्या होती है, तो x अक्ष की दिक् कोज्याएं 1 0 0, यानी कि x अक्ष पर y और z 0 होगा, y अक्ष पर x और z 0 होगा, और z अक्ष पर x और y 0 होगा, यानी कि x अक्ष की 0 1 1 0 0 होगी, y अक्ष की 0 1 0 और z अक्ष की 0 0 1 हो जाएगी। ठीक है। दिक् अनुपात क्या होता है, यदि LM तथा N किसी सरल रेखा के दिक् कोज्याएं हैं तो कोई तीन संख्याएं ABC जो इनके समानुपाती हों उस रेखा के दिक् अनुपात कहे जाएंगे, यानी कि जो समानुपाती होगी उसी को हम दिक् अनुपात कहेंगे। संक्षेप में हम इन्हें DRS बोल सकते हैं, DRS को ही दिक् अनुपात बोलते हैं, याद रखिएगा। और इनको लिखते हैं कि L/A M/B बराबर N/C से। ठीक है।
दिक् कोज्जाओं में संबंध क्या होता है, तो दिक् कोज्जाओं का संबंध आप याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, यानी कि एल एम एन किसी सरल रेखा की अगर दिक् कोज्जाएं हैं तो उनमें जो है संबंध होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, चलिए दिक् कोज्जाओं तथा दिक् अनुपातों में संबंध क्या होता है, इस संबंध को याद रखिएगा, यानी कि दिक् कोज्जाएं और दिक् अनुपात में संबंध निकालना हो तो एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में होगा। यहाँ पर एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि एल के साथ ए लिया है, एम के साथ बी और एन के साथ सी को लेंगे, याद रखिएगा। और यदि ए बी सी किसी सरल रेखा के लिए दिक् अनुपात हो तो इसकी दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी में प्रत्येक को क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम भाग देते हैं। देखिए कि यहां पर हमने प्रत्येक को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट से भाग दिया है। आगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी की दिक् कोज्या तथा दिक् अनुपात क्या होंगे, तो यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कोई ए बी है तो उसकी दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात क्या होंगे, आइए जानते हैं। तो यदि रेखा ए बी है तो उसकी दिक् कोज्याएं हम बोलेंगे x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। जहां पर जो ए बी ये जो ए बी है यहाँ पर ये क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसका रूट है और इसका क्या है, मॉड है। ठीक है, तो दिक् अनुपात क्या होंगे, ये तो हुई दिक् कोज्या। दिक् अनुपात क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी कि ये जो है यही हमारे पास दिक् अनुपात हैं अगर हम इसके स्क्वायर रूट और इसके होल स्क्वायर को हटा देंगे। क्लियर, चलिए दो बिंदुओं P और Q जिनके निर्देशांक हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, इनको मिलाने वाली रेखा PQ का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप निकालना है, प्रक्षेप ज्ञात करना जिसकी दिक् कोज्याएं L M तथा N है। ठीक है, तो PQ का प्रक्षेप क्या होगा, PQ का प्रक्षेप होगा मॉड PC का प्रक्षेप, BC का प्रक्षेप, BQ का प्रक्षेप। ठीक है, जब ये रेखा दी हुई होंगी, लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा डायरेक्ट कि x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन, और इनका हम क्या करेंगे बाद में मॉड कर देते हैं। अगर माइनस वाली संख्या हमारे पास आती है तो मॉड से निकलते ही वह पॉजिटिव बन जाती है और पॉजिटिव में ही हम इसको आंसर को लिखेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए दो सरल रेखाओं जिनकी दिक् कोज्याएं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं, तो उनके बीच का कोण हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो उनके बीच का कोण निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर हम कर देंगे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, नोट पॉइंट है, काफी जबरदस्त पॉइंट है कि यदि A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 दिए गए रेखाओं के दिक् अनुपात हो तो L इक्वल टू A1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि L1 इक्वल टू A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट। M1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास B1 अपॉन फिर से यही आ जाएगा रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर N1 इक्वल टू आ जाएगा C1 अपॉन एज इट इज रहेगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसी तरीके से अगर L2 निकालना है तो 2 लगा देंगे, सभी में एज इट इज फॉर्मूले रहेंगे, यानी कि L2 इक्वल टू A2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और M2 निकालेंगे तो B2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ऐसे ही हम N2 की वैल्यू निकालेंगे C2 को रखने के बाद। ठीक है, और यदि हम अब क्या करेंगे cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और दोनों ही 2 और 1 यानी कि 2 और 1 के जो भी रूट थे, जो रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर, अब देखिए दो रेखाओं के परस्पर लंब और समांतर होने का प्रतिबंध कैसे बनेगा। प्रतिबंध ये बनता है कि जो हमारे दो रेखाएं दी हुई होंगी वे आपस में लंबवत हैं या फिर समानांतर हैं, इनको हम कैसे देखेंगे। तो यदि दो रेखाओं की दिक् कोज्याएं L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हैं
तथा संगत दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, तो तब रेखाएं लंबवत कब होंगी? यदि थीटा इक्वल टू 90 हो और एक रिलेशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा, और यहां पर या तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अगर हमें LMN के रूप में दिए हुए हैं तो ये इनका जो है L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, और यहां पर यदि a के रूप में दिए गए हैं यानी कि ABC के रूप में, तो a1 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो इनका सम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा? L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 और इक्वल टू में होगा N1 अपॉन N2। या फिर अगर ABC के रूप में दिया होगा तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू में B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरीके से अगर हमारे पास ये वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो रेखाएं जो है वो कैसी हैं? समांतर हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। हमें पास दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये, इनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने बताया था बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और सभी का होल स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देंगे और ऐड करके हम क्या करेंगे? उसका रूट निकाल देंगे। ऐसे ही हमने किया। तो यहां पर देखिएगा ये है हमारे पास x1, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2, ये y2 और ये z2 है। क्लियर? तो यहीं से x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4, z1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू 3 और z2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है √81, और √81 जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा? 9, और 9 जो होगी इसकी अभिष्ट दूरी होगी, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिखाइए कि बिंदु 0 7 10 -1 6 6 और -4 9 6 एक क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन आप जान लीजिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। माना त्रिभुज के शीर्ष जो है वो ABC है और जिसके निर्देशांक क्रमशः कितना है? 0 7 10 -1 6 6 और -4 9 6। त्रिभुज है तो तीन ही शीर्ष होंगे ABC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया हमने, ये A है, ये B है, ये C है। तो पहले तो AB के बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे? देखिएगा x2 ये है तो x2 माइनस x1, तो यानी कि -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -7 का होल स्क्वायर और 6 -10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। रूट निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा रूट में 18। अब क्या करेंगे? C और A, देखिएगा C और A का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि B और C का निकालेंगे तो B और C का हमारे पास आने वाला है 18 रूट में। क्लियर? तो हमने देखा कि AB और BC दोनों बराबर हैं, तो जब दो रेखाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, कंप्लीटली समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा की पहचान कैसे करें? यानी कि ये कोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए हमें क्या करना? पाइथागोरस प्रमेय के रूप में करना हो, यानी कि यदि दो भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर हम कर दें तो वह तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिएगा यही हम करने वाले हैं। दो भुजाओं के वर्ग का योग किया तो 18 + 18 36 आया, और हम क्या करेंगे? यदि हम इसको देखें कि यह 6 का स्क्वायर होता है तो हमने क्या कहा? दो भुजाओं का वर्ग का योग करने के बाद यदि वह तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो वह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही हुआ कि तीसरी भुजा के बराबर आया है तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है और उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि बराबर कोण बनानी है लेकिन ज्ञात करनी है उसकी दिक् कोज्याएं। तो यदि रेखा अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है तो हमने क्वेश्चन में देखा कि वह बराबर कोण बनाती है, तो इसका मतलब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा तीनों आपस में बराबर होंगे, या फिर कह सकते हैं कि L = M = N होगा।
तो हमें पता है कि दिक् कोज्याओं का संबंध क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो एक रखेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। और यही वैल्यू किसकी होगी, एम की और एन की, क्योंकि ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो दिक् कोज्याएं को हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, यही इसकी दिक् कोज्याएं हो जाएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये देखिएगा, हम जानते हैं कि जो हमारे पास संबंध होता है दिक् कोज्याओं का वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पर L की वैल्यू होती है cos, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इक्वल टू में 1 आ जाएगा। इस 1 को और इस 1 को और इस 1 को हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा, जबकि माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस 1 को हमने इधर लिया और इन तीनों को हमने इधर ले लिया, तो ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 3 बार परीक्षा में आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा, कभी भी आप अपने 5 नंबर नहीं खोएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात 2 3 4 और 3 4 5 है। ऐसा क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। 3 बार क्वेश्चन 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और कभी भी ना तो इसके डिजिट चेंज हुए हैं ना इसकी भाषा चेंज हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलता है। तो देखिए कैसे करेंगे, यदि रेखाओं के दिक् अनुपात हमें दिए गए हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो उनके बीच का कोण जो है वो थीटा हो, तो थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट, ये हम करते हैं। तो यहां से A1 इक्वल टू 2 है, B1 इक्वल टू 3 है, C1 इक्वल टू 4 है। कहां से लिया, ये हमने यहां से लिया। ठीक है, ये A1 है, A2 है, सॉरी A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। ठीक है, तो यहां से A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 4 है, A2 इक्वल टू 3 है, B2 इक्वल टू 4 है, C2 इक्वल टू 5 है। तो इसमें हम सभी इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो रखने पर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, और यहाँ पर रूट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 12 और 20 ऊपर ऐड हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 4 9 16, इन दोनों इनको ऐड करके तीनों को इसका रूट, और 9 16 25 इनको ऐड करके इनका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ऐड करेंगे 38 आएगा, नीचे ऐड करेंगे 29 और 50 आएगा रूट के अंदर। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 38/5 रूट 58 आएगा, और यहां से cos थीटा इक्वल टू 38/5 रूट 58। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स कितना आ जाएगा, 38/5 रूट 58। तो ये होगा हमारे पास थीटा की वैल्यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि एक रेखा x और y एक्सिस से क्रमशः π/4 और π/3 कोण बनाती है। देखिएगा x अक्ष से बना रही है π/4 कोण और x अक्ष को से दूसरा जो y एक्सिस है उससे बना रही है π/3 कोण। ठीक है, तो इसका z अक्ष से कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरे एक्सिस से बनने वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो यदि कोई रेखा एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसका हमें रिलेशन पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां दी गई रेखा x अक्ष से π/4 और y अक्ष से π/3 कोण बनाती है। तो x अक्ष पर अल्फा और y अक्ष पर जो है बीटा है, तो यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू π/4 और π/3 हो जाएगी। तो इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर π/4 यानी cos π/4 आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, cos π/3 आ जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर गामा को एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 1 जो हमें निकालना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर गामा एक तरफ रख देंगे और इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ये माइनस में चला जाएगा और 1/4 ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 4 - 2 - 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि cos स्क्वायर
गामा इक्वल टू 1/4 आएगा और कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होता है। अब यहाँ से हम गामा की वैल्यू जब निकालेंगे तो गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/2, तो एक बार प्लस रखेंगे तो प्लस का रखने पर हमें क्या मिला, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3, और गामा इक्वल टू जब हमने यहाँ निकाला, जब माइनस में हमने इसका एंगल को रखा 1/2 को, तो क्या आया 2π/3। तो यहाँ पर यह रेखा z एक्सिस से कितना कोण बनाती है, z एक्सिस से, सॉरी, यह रेखा z एक्सिस से जो कोण बनाती है, ध्यान रखिएगा, z एक्सिस से π/3 और 2π/3 कोण बनाती है प्लस में और माइनस में जब हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 2 3 और -1 -2 -3 को मिलाने वाली जो रेखा है वो बिंदुओं 2 3 4 और 5 9 13 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तथा बिंदुओं को, जो बिंदु हमारे पास दिए गए दूसरे -2 1 5 और 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। देखिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि बिंदु 1 2 3 और -1 -2 -3 को जो मिलाने वाली रेखा है वो बिंदु 2 3 4 और 5 9 13 पर, जो 5 9 13 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, यानी कि इन बिंदुओं की रेखा के समांतर है, और बिंदु इनके जो हमारे 2 -2 1 5 और 3 3 2 दिए गए हैं उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए माना जो शुरू के दो बिंदु है वो हमने उठा लिए हैं, तो शुरू के दो बिंदु हमें दिए गए हैं कि ए हमने माना 1 2 3 और बी हमने माना -1 -2 -3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमने मान ली कि कितनी होगी, ए बी। तो सी पॉइंट जो है हमने माना 2 3 4 और डी पॉइंट को हमने माना है 5 9 13। इनको मिलाने वाली रेखा की कौन सी होगी, सी डी। ठीक है, तो A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 क्रमशः रेखाओं AB और CD के दिक अनुपात हमने माने हैं। तो यहां पर रेखा AB के दिक अनुपात क्या होंगे, देखिएगा ध्यान से, रेखा AB के दिक अनुपात निकालेंगे तो AB ये वाली रेखा है, इन दोनों को देखिएगा तो क्या आएगा, x2 - x1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, x1 y1 z1। ठीक है, x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा ये -1। ठीक है, यानी कि x2 - x1 आएगा, y2 -2 ये वाला हो जाएगा और ये वाला y1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से z2 कितना हो जाएगा, -3 और -z1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहां से जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, a1 इक्वल टू कितना आया हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, -2, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू -6 आया। इसी तरीके से रेखा CD यानी कि जो बाद में हमें दो और ये पॉइंट दिए हुए थे C और D, इनके अनुसार निकालेंगे तो हमारे पास 5 -2 9 -3 और 13 -4 आएगा। तो कितना आ जाएगा, A2 3 B2 6 आ जाएगा और C2 आएगा हमारे पास 9। तो हम जानते हैं कि दो रेखाओं जिनके दिक अनुपात A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो वो समांतर होती हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जब भी समांतर होगी जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा, तभी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये हम निकालेंगे तो -2/3 -4/6 -6/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2/3 बराबर -2/3 -2/3 आ गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेखाएं AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। अब पुनः क्या करेंगे, जो आगे के हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है P और Q हमने माना, उनको मिलाने वाली रेखा PQ है तथा इनके दिक अनुपात जो है A3 B3 और C3 हमने माने। तो रेखा PQ के दिक अनुपात जो निकलेंगे वो इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, इसे x2 माना, इसे y2 और इसे z2, x1 y1 और z1। तो x2 - x1 होगा तो 3 - 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पहले से माइनस है तो कितना आ जाएगा, 3 + 2। अब ये y2 और y1 यानी कि 3 - 1 ये हो गया, z2 -z1 यानी कि 2 - 5 ये हो गया। ठीक है, तो क्या निकलेगा, A3 निकला 5 B3 2 और C3 कितना आया, -3। तो दो रेखा AB और PQ आपस में लंब जब होंगी जब A3 और A1 B3 B1 C3 C1 इनका एडिशन आपस में क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हमने देखा, इसको सॉल्व करने के बाद -2 × 5 -4 × 2 -6 -3 = 0। तो यहां पर -10 -8 + 18 और -10 और -8 कितने होते हैं, 18 होते हैं, -के + 18 = 0 0 = 0 आया। तो यहां पर AB और CD आपस में क्या है, लंबवत हैं, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो चुका है और ये AB और CD आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो समांतर और लंबवत और दो रेखाएं जो हैं उनको ध्यान से इस तरीके से करिएगा, आपका सवाल कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं PQRS के निर्देशांक क्रमशः 3 4 5 4 6 3
-1 2 4 और 1 0 5 है। तो PQ का RS पर प्रक्षेप ज्ञात करना। प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। यदि RS दिक् अनुपात ABC है, RS के दिक् अनुपात R के और S के, R और S ये दोनों है, ध्यान रखिएगा इन दोनों की बात हो रही है। R और S के अनुपात ABC है तो A इक्वल टू 1 -1, B इक्वल टू 0 -2 और C इक्वल टू 5 -4 हो जाएगा। यानी कि C इक्वल टू क्या है C2 और -C1। तो C2 कितना है 5 और C1 कितना है 4। इसी तरीके से B2 -B1 और C2 और A2 -A1 हमने रखे हैं, ठीक है। यानी कि जो ये हमने रखे हुए हैं, या तो C1 C2 मान लेंगे या हम मान लेंगे एक जो Z2 -Z1, इस तरीके से मानेंगे, ठीक है। यानी कि ये X2, ये Y2 और Z2 ये होगा Z1। तो Z2 -Z1 यानी कि 5 -4 तब भी ये आएगा, ठीक है। तो A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -2, C इक्वल टू 1 हो तो RS की दिक् कोज्याएं क्या होंगी? तो RS की दिक् कोज्याएं हम निकालेंगे L इक्वल टू 2/2, 2 की घात 4, यानी कि हम निकालेंगे इसमें A1 अपॉन A अपॉन क्या हो जाएगा A² प्लस B² और प्लस C² और ये हो जाएगा हमारे पास रूट। इस तरीके से निकालेंगे। तो A की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर -2 है, -2 का स्क्वायर और C की वैल्यू कितनी है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2/4 + 4 + 1 इसका रूट हो जाएगा, तो 2/√9 और 2/3 आ जाएगा। तो M इक्वल टू आएगा -2/3 और N इक्वल टू आएगा 1/3 आएगा प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास L आया वो 2/3 है, M है -2/3 और N है 1/3, ठीक है। तो PQ का RS पर प्रक्षेप क्या होगा? PQ का RS पर, PQ का RS पर प्रक्षेप। तो देखिए जिस रेखा का जिस पर प्रक्षेप होता है, यानी कि PQ का RS पर प्रक्षेप है, तो जिस पर प्रक्षेप होता है उसके पहले हम L M N यानी कि दिक् कोज्याएं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने RS की दिक् कोज्याएं निकाली। अब जिसका प्रक्षेप है यानी कि PQ का प्रक्षेप है तो उसके निर्देशांक से X2 X1 Y2 Y1 और Z2 Z1 की वैल्यू रखेंगे। तो PQ के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं? PQ के निर्देशांक हम यहां से देखेंगे 4 6 3 और -1 2 4। इसी से X1 X2 और Y1 Y2 और Z1 Z2 की वैल्यू निकालेंगे। X1 3 है, X2 4 है, Y1 4 है, Y2 6 है, Z1 3 Z2 5 है। यहीं पर इसकी वैल्यू रख देंगे। प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है mod X2 - X1 इंटू L प्लस Y2 - Y1 इंटू M प्लस Z2 - Z1 इंटू N, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो X2 की वैल्यू 4, X1 की वैल्यू 3 और L की वैल्यू है 2/3। इसी तरीके से प्लस में 6 - 4 अपॉन -2/3 और यहां से 5 - 3 अपॉन में इंटू में 1/3 और इसका मॉड चलता रहेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, -4/3 आएगा, -2/3 आएगा, मॉड चलेगा और -4/3 इसका मॉड। और हमने क्या कहा था कि अगर -x कोई भी संख्या मॉड के अंदर है तो उसको हम क्या लिखते हैं, बाहर निकालते ही पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां से -4/3 है तो प्लस के 4/3 यहां पर आ जाएगा। तो कंप्लीटली हमने यहां पर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 आपका समाप्त होता है। द पॉइंट इन स्पेस यानी कि जो 3 कोऑर्डिनेट स्पेस में हम यहां पर देख रहे थे, तो यहां से इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन यहां से छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखते हैं तो आपका एक इजी तरीके का क्वेश्चन जो है, जो देखने में काफी ज्यादा हार्ड लगता है लेकिन करने में उसका कुछ नहीं है, वो आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 के साथ हम आगे का जो लास्ट चैप्टर बचेगा चैप्टर नंबर 14 उसको भी ले लेंगे।